शुरू करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट सेकंड लेवल एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी यहाँ पर ग्रहों की बात हो रही है। ग्रहों में क्या है, अपना ऊष्मा प्रकाश नहीं होता और वे तारों की मदद से चमकते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रह, दूसरा ऑप्शन है तारे, तीसरा ऑप्शन है खगोलीय पिंड, चौथा ऑप्शन है तारामंडल। आपका राइट आंसर है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ग्रह। ग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती और वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से चमकती है और सूर्य एक तारा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। जहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं सबसे बेस्ट होती है वायुयान उड़ाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है समताप मंडल, सेकंड ऑप्शन है वायुमंडल, थर्ड ऑप्शन है क्षोभ मंडल और फोर्थ ऑप्शन है आयन मंडल। आपका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन यानी समताप मंडल जो वायुमंडल की परत होती है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल वायुमंडल में ये 16 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के मध्य होती है और इस मंडल में बादल, धूलकण और संवहनीय धाराएं, बिजली की कड़क, जलवाष्प कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए यह परत वायुयान उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर क्या है, धूल के कण वगैरह, बिजली की कड़क यानी कि जो वायुयान उड़ान में बाधा दे सकती हैं जो चीज़ें, वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, इसलिए इसको आदर्श माना जाता है वायुयान उड़ान के लिए। और ये 16 से 50 किलोमीटर के मध्य में होती है, यानी कि ये 34 किलोमीटर की होती है। तीसरा क्वेश्चन है, जब कोई शिलाखंड दबाव और कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। तो आपको पता है जब शिलाखंड जो होते हैं वो अवसादी सेल में रूपांतरित हो जाते हैं दबाव और कठोरता से। तो पहला ऑप्शन है अवसादी सेल, दूसरा ऑप्शन आग्नेय सेल, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक सेल, चौथा ऑप्शन है कायांतरित सेल। राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी अवसादी सेल। अवसादी सेलों का निर्माण क्या है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय एवं अपर्दन से होता है। ये चट्टानें परतदार होती हैं तथा अधिकांश जीवाश्म इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी जो सेल होती हैं ये परतदार होती हैं और इनमें अधिकतर जीवाश्म पाए जाते हैं और ये जो बनती हैं ये आग्नेय सेलों से और कायांतरित सेलों से क्या है, रूपांतरित होकर के ये बनती हैं आग्नेय सेलों से दबाव से, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर कठोर एक शिलाखंड को दबाव के कारण एक परतदार सेल बन जाती है और परतदार सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो ये क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बाजार अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है असेंबली लाइन यानी समानुक्रम उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक तंत्र, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है जहाँ पर बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, नज़दीक रहती हैं और एक दूसरे से लाभ उठाती हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो ऐसा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के संचालन एवं विकास के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो एक औद्योगिक क्षेत्र वह होता है जिसमें किसी भी उद्योग के संचालन के लिए और उसके विकास करने के लिए उद्योग के सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते। उनका कोई निश्चित समय नहीं होता कब पत्ती गिरेंगी और इसलिए वो ऐसे नहीं दिखते कि अब इनकी पत्तियां यहाँ पर गिर रही हैं। वो ऐसे क्या है, वो हर समय या फिर 12 महीने वो एक समान दिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है शीतोष्ण सदाबहार, दूसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, चौथा ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सदाबहार वन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं उनकी पत्तियों के गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं और इनका क्या है, पत्तियां गिरने का कोई समय निश्चित नहीं होता। इनका वितरण अभी इनका बताया गया स्थान जहाँ पर ये मिलते हैं, ये जो मिलते हैं वो उत्तर पूर्वी भारत में मिलते हैं और पश्चिम घाट अंडमान निकोबार द्वीप में पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिम घाट पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं प्रमुख रूप से। और इनके नाम हैं प्रमुख रूप से वृक्ष जैसे रबड़, महोगनी, रोजवुड, आबनूस, बांस, बेंत आदि, ये इनके एग्जाम्पल हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के। और इनकी एक विशेषता क्या है कि इनका कोई निश्चित समय नहीं होता पर्णपाती होने का, पत्ते गिरने का। छठा क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण खालिस्तान संस्था है
तो पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन न्यायपालिका, तीसरा ऑप्शन संसद, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी संसद क्या है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था संसद है। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, और इसको क्या कह सकते हैं हम, संसद का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका। संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है, और यही सर्वोच्च संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। 7वां क्वेश्चन है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसको क्या कहा जाता है। तो जब धार्मिक क्रियाओं में कोई भी राज्य हस्तक्षेप नहीं करता तो उसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रभुसत्ता, दूसरा स्वेच्छाधारी, तीसरा राजतंत्र, चौथा धर्मनिरपेक्षता। तो उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उस स्थिति को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य में राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। तो प्रत्येक राज्य का धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। 8वां क्वेश्चन है, संसद जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया है लेकिन वो पाए जाते हैं, उनको उपयोग की तो तकनीक अभी विकसित नहीं की गई है कि उनको किस तरीके से उपयोग किया जाना है, बट इतना पता है कि वहाँ पर वो संसाधन मौजूद है। तो ऐसे संसाधनों को संभावित संसाधन कहा जाता है, यानी कि भविष्य में संभावना है कि उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है बेकार संसाधन, दूसरा ऑप्शन है संभावित संसाधन, तीसरा ऑप्शन है मूल्यवान संसाधन, चौथा ऑप्शन है वास्तविक संसाधन। आपका राइट आंसर होगा संभावित संसाधन, यानी संभावना है उनको आगे जाकर कोई तकनीक विकसित करके उनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं परंतु उनका सदुपयोग नहीं किया गया है अभी तक। वास्तव में इन संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए वांछित तकनीक अभी मौजूद नहीं है, इसीलिए इनका सदुपयोग नहीं किया गया है। 9वां क्वेश्चन है, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, यानी कौन कौन सी वास्तुशिल्प का मुगल जो वास्तुशिल्प है वो मिश्रण है। तो पहला ऑप्शन है तुर्की व अफगान शैलियों का, दूसरा ऑप्शन है तुर्की व फारसी शैलियों का, तीसरा ऑप्शन है अरब व भारतीय शैलियों का, चौथा ऑप्शन है फारसी व भारतीय शैलियों का। तो जो मुगल वास्तुशिल्प है वो 2 शैलियों का मिश्रण है, फारसी और भारतीय शैलियाँ, दोनों शैलियों से मिलकर बनी है मुगल वास्तुशैली। मुगलकालीन वास्तुशिल्प मुख्य फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण है। विशाल व शानदार गुंबद, इनकी विशेषता क्या है, एक तो विशाल और शानदार गुंबद होते हैं इस शैली में, दूसरा चारों कोनों पर खंभे खड़े होते हैं, स्तंभ खड़े होते हैं और इनको बुर्ज बोला जाता है। स्तंभों पर क्या होते हैं, बुर्ज होते हैं, विशाल हॉल होते हैं जिनको सभागार कहा जाता है, और मेहराबदार प्रवेश होते हैं। मेहराबदार द्वार यानी प्रवेश किया जाता है जहाँ से, वो मेहराबदार द्वार होते हैं। ये इन शैलियों की प्रमुख विशेषताएं हैं और मुगलकालीन वास्तुशिल्प की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। और ये जो मुगलकालीन वास्तुशिल्प बनी है ये 2 शैलियों से, फारसी और भारतीय शैलियों से मिलकर बनी है। 10वां क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर क्या है। यहाँ पे मानक देशांतर बताना है, यानी कि जो टाइम भारत का जो जिसके अनुसार सेट किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 82 डिग्री पूर्व देशांतर, दूसरा ऑप्शन है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, तीसरा ऑप्शन है 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, चौथा ऑप्शन है 82 डिग्री 50 पूर्व देशांतर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, राइट आंसर भारत का मानक देशांतर माना जाता है। भारत में 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के समय को मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, और ये क्या है, ये मानक रेखा जो है ये इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर के गुजरती है, इसी को मानक समय भारत का माना गया है।